हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे बहुत सारे मैसेजेस पूछते हैं कि मैम आखिरकार हम कौन सी बुक को यूज़ करें, कौन सी रेफरेंस बुक्स हमें यूज़ करनी चाहिए टू स्कोर 99%, 97%। तो उन सभी बच्चों से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, आप कुछ भी जितनी मर्जी चाहे 10 रेफरेंस बुक उठा लो, आप सिर्फ कंफ्यूज होने वाले हो। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए एनसीईआरटी, उसके बाद ही आप जंप करो किसी और रेफरेंस बुक से बेटा। क्योंकि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो डायरेक्टली ही एनसीईआरटी से आए होते हैं, कहीं घुमा फिरा के एनसीईआरटी से पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप 9th 10th 11th 12th स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैम एनसीईआरटी तो क्लास के सभी बच्चे यूज़ करते हैं, फिर ऐसा क्यों होता है किसी के 60 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज कि आप किस तरीके से एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हो, राइट? आप सिर्फ उसको रीड आउट मार रहे हो, या आप उससे कुछ नोट्स भी जनरेट कर पा रहे हो, और उसकी आप रिवीजन कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड इसके बाद मैं आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स का सैम्पल भी दिखाऊंगी, जिससे आप इजीली हैंड रिटन नोट्स देख के बना सकते हो। ओके बच्चा, सो नाउ लेट्स सी। सबसे पहले आता है कि हम किस तरीके से मैम अपने एनसीईआरटी को रीड आउट शुरू करें, और सबसे पहले कौन सा सही पॉइंट है, किस टाइम पे हमें एनसीईआरटी बुक उठानी चाहिए। तो बेटा आजकल तो क्या चीज़ है कि अगर आप सीधा ही पहले एनसीईआरटी उठा लेते हो तो आप थोड़े से कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो आई वुड एडवाइस कि आप सबसे पहले किसी टीचर से उस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, टीचर ने आपको वो चैप्टर पढ़ा दिया, अभी ज़रूरी नहीं है चाहे वो आपका क्लास टीचर है, आपके ट्यूशन टीचर हैं, आपके ऑफलाइन ट्यूशन टीचर हैं, या ऑनलाइन ट्यूशन टीचर है, या आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देख के उस चैप्टर को समझा है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, बस आपको समझ आना चाहिए उस इंसान से, उस टीचर से। ठीक है, आपको वहाँ से सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नाउ उसके बाद सेकेंड स्टेप, ईदर तो आप जाओगे जंप करोगे एनसीईआरटी पे, या आप जंप करोगे सीधा नोट्स पे। तो बच्चा अगर आपको हैंड रिटन नोट्स, वो भी ऑथेंटिक नोट्स जिसमें कोई गलती ना हो, आपको पता हो उस साइट पे, उस वेबसाइट पे या उस टीचर पे आपको पूरा भरोसा है कि इसमें कोई गलती नहीं है, ऑथेंटिक नोट्स आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ एनी एरर, तो आप उसको यूज़ करो। अगर उन नोट्स में ही एरर है ना, तो आप उनको देखते रह जाओगे, वही चीज़ आप एग्जाम में लिखाओगे एंड वहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, राइट? सो आपने पहले टीचर से पढ़ा, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है, ऑथेंटिक, तो आप क्या करोगे, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स पे जंप करोगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स की बात ही और होती है, हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक रह जाती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी डिफरेंट पीपल, हो सकता है आपको हैंड रिटन नोट्स से ज़्यादा बुकिश नोट्स ज़्यादा पसंद आते हो, टोटली योर चॉइस। ओके, सो टीचर के पास गए, समझा, उसके बाद नोट्स देखे, बट अगर आपके पास नोट्स हैं ही नहीं, तब आप क्या करोगे, टीचर के पास गए, समझा, उसके बाद आप सीधा एनसीईआरटी पे जंप करोगे, फिर उसके बाद आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे, और खुद से नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है मैंने। ठीक है, आज मैं आपको एक सैम्पल भी दिखा दूंगी। सो नाउ बच्चा, अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप टीचर के पास जाके हैंड रिटन नोट्स पढ़ोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी देखोगे। जब आप एक नोट्स भी पढ़ चुके हो, आप टीचर से अच्छे से समझ भी चुके हो, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी उठाते हो ना, आपको एग्जैक्टली पता होता है आपको क्या चीज़ को इग्नोर करना है, किस चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट? तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आता है कि ओके ये चीज़ मुझे आती है, ये चीज़ मुझे नहीं आती, राइट? और वो आपका चैप्टर रीड करते करते बहुत ही जल्दी, मे बी 1 घंटा या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, राइट? तो ये फ़ायदा होता है अगर आपको ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो। अगर नहीं हो तो आप क्या करोगे, खुद से नोट्स बनाओगे। तो हम दोनों तरीकों को आज डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी को एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं या आपको नोट्स को चेक करना है, राइट? सो लेट्स डिस्कस। बच्चा सबसे पहले तो अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो हाईलाइट करो अपने पॉइंट्स को,
हाईलाइटर यूज़ कर लो या अंडरलाइन यूज़ कर लो, दैट टोटली योर चॉइस, बट मैं एडवाइस करूँगी कि आप अंडरलाइन करो, दैट वुड बी बेटर। कई बार एक पेज पे ज़्यादा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो अब हर चीज़ को तो हाईलाइट नहीं कर सकते ना, तो कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करो जो आपको बिल्कुल ही याद नहीं रहती हैं, राइट। उन चीज़ों को हाईलाइट करो जिसमें कुछ क्रैमिंग पार्ट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन को आप हाईलाइट नहीं कर सकते, तो अंडरलाइन किया करो, राइट। जैसे कि बेटा आपके पास ये रही एनसीईआरटी। सो नाउ इस एनसीईआरटी को मैं कैसे स्टडी करूँगी? देखो, मैं यहाँ से इसको स्टडी करना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो एनसीईआरटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज़ में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ में जहाँ पे ये क्वेश्चन बने होते हैं, ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। सो यू शुड नो व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, क्या कलर होता है, कैसे चेंज होता है। इस एक्टिविटी में जो क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्टिविटीज़ की आपको तब समझ में आएगा। अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इन्हीं एक्टिविटीज़ में से निकल के आ रहे हैं। कोई नया सिलेबस नहीं बना हुआ जहाँ से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, इन्हीं एक्टिविटीज़ में से, इसी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बच्चा देखो, यहाँ पे अभी आपने एक्टिविटीज़ का तो रोल पता लग गया कि एक्टिविटीज़ तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है, उसे इग्नोर नहीं करना, बट एक्टिविटीज़ को भी स्टडी कैसे करना है, राइट। तो जैसे आपने एक्टिविटी पढ़ ली, इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, पहले तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता, अपने टीचर से पूछ लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, उसको गूगल से देख लो, ठीक है, आपको उसके आंसर्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे है, नाउ लेट मी स्टडी दिस पैराग्राफ। मैं इस पैराग्राफ को आपके सामने स्टडी करती हूँ, एक ही पैरा को स्टडी करूँगी और आप देखना मैं कैसे इस इंफॉर्मेशन को जनरेट कर पा रही हूँ। नाउ in this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction. So now मेरे पास एक definition आ चुकी है decomposition reaction की, ठीक है। single reactant breaks down into simpler products, ये मेरे पास आ चुकी है decomposition reaction की definition। तो यहाँ पे इसको और भी प्यारे तरीके से बनाने के लिए आप साइड पे एक पेज लेना, ठीक है। आप साइड पे, जब आप इसको स्टडी कर रहे हो, साइड पे आपने एक पेज लिया खाली, ठीक है, नोटबुक अपनी ली और वहाँ पे आपने ना क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। यहाँ पे आपने लिख दिया पेज नंबर 8 और यहाँ पे आपने क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये आपने खुद के लिए बनाए हैं। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को रीचेक करोगे कि आप उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे, मतलब रिकॉल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम पे आपको ये क्वेश्चंस काम आएंगे, ठीक है। तो आपको इसलिए खुद के लिए, सेल्फ टेस्ट के लिए आपको उस पेज को साइड पे रखना है। देखो टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम हो रहा, आप साथ साथ में पढ़ रहे हो, साथ साथ में लिख रहे हो, बट आपका आगे देखोगे, आगे अभी आप इस चैप्टर को चाहे 10 घंटे लगाओ या 5 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, ठीक है, अगर आपने कहीं से ऑलरेडी इसको समझा हुआ है, मैक्सिमम 3 to 5 आवर्स, ठीक है। आपने ये पढ़ लिया, आपने साथ में क्वेश्चंस लिख लिए, नेक्स्ट टाइम ना आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को रीड करने वाले हो। नेक्स्ट टाइम आप इन क्वेश्चंस को रीड करोगे और साथ में अंडरलाइन पॉइंट्स को रीड करोगे, दैट्स इट। और आपका वही 5 घंटा 2 घंटे में बदल जाएगा। फिर आप जब तीसरी रिवीजन करोगे तब आपको सारी चीज़ें ऐसे याद होंगी ना कि आपको शायद एक आधा पॉइंट ही हो जो आपको देखना पड़े, राइट। सो बच्चा यहाँ पे आपने क्या किया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस। तो कहता कि सबसे पहले तो FeSO4.7H2 इसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ये एक्चुअल में पहले FeSO4 नहीं था, ये पहले FeSO4.7H2O था। वो आपने साइड पे लिख दिया कि इसके हीट हो जाता है तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखते जाओगे इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आप कल को खुद का टेस्ट ले सको आफ्टर 1 वीक, ठीक है, आफ्टर 1 वीक या कभी भी, ठीक है। आई वुड एडवाइस यू कि आफ्टर 1 वीक आप अपना टेस्ट लिया करो। जो भी आपने एक हफ्ते में स्टडी करा होता है ना, उस चीज़ को एक हफ्ते के बाद, एग्जैक्टली 7 डेज के बाद, एक हफ्ते के बाद एक बारी इस तरीके से उस शीट को पढ़ लिया करो कि अच्छा आपने एक हफ्ते में पढ़ा क्या कुछ है। तो आपके दिमाग में ना वो इंफॉर्मेशन फिर से आ जाएगी,
और वो रह जाएगी धीरे धीरे। अगर आप एक चीज़ को 1 महीने से नहीं पढ़ रहे तो वो ख़त्म हो जाती है, आपके दिमाग से चली जाती है। अगर आप उसको प्रॉपर इंटरवल्स के बाद रीड आउट करते रहते हो तो आपके दिमाग में वो फिक्स होती रहती है, फाइनल होती रहती है। ओके, सो बेटा इस तरीके से आपने इस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करते जाना है एंड साथ में क्वेश्चंस बनाते जाने हैं, राइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा, देखो जैसे ये है हमारे पास एनसीईआरटी। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, डू यू नो है इसके बीच में, अभी मैंने देखा कि इसका तो अलग से बॉक्स बना हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे कि शायद ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस होगा, इसको इग्नोर कर देते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको इग्नोर नहीं करना होता, इसको भी आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपने नोट्स में इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके सभी सब्जेक्ट्स में साइड पे जो बॉक्सेस बने होते हैं, इंग्लिश में मीनिंग्स बने होते हैं एंड मैथ्स में कुछ एग्जांपल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं, साइंस में इस तरीके के बॉक्सेस डू यू नो टाइप बने होते हैं, एसएसटी में ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं। इन सभी चीज़ों को भी पूरी रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है, क्योंकि पेपर इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। बच्चा नेक्स्ट आता है इसके बाद, ये देखो अगेन मैं किस पे फोकस कर रही हूँ, यहाँ पे देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, एक्टिविटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये रिएक्शन है, इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नाउ दिस एक्टिविटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अभी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए ना, आपको सभी का आंसर देना है। व्हाट हैपन्स इन दिस केस, विच केस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये जब जो सारे क्वेश्चन इसके बीच में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ये डायग्राम क्या है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से निकल के आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद आपको क्या करना है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि आपने पढ़ना क्या कुछ है, सारी चीज़ों को पढ़ना है, अंडरलाइन कर लेना है, साथ में एक शीट बना लेनी है जिसमें आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाओगे। कभी भी चलते फिरते आप उन क्वेश्चन को देखते रहो कि हाँ मुझे इसका आंसर आता है, आता है। जहाँ पे आपको लगे कि अटके हो, ठीक है, आपने शीट बना ली, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या करोगे, रिवीजन ऑफ हाईलाइटेड पॉइंट्स। अभी रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे, ठीक है, उस शीट पे आप क्या करोगे, उन क्वेश्चंस को देखोगे कि अच्छा व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन जिसमें सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, ठीक है। तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट। जहाँ पे आप अटके वहाँ पे आप क्या करोगे, बुक उठाओगे, अच्छा ये रहा, ये तो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये तो मुझको आता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फिर से रीसेट हो गई, राइट। सो यही चीज़ आपको करनी है, क्वेश्चंस पूछ के खुद को आंसर देना है, फिर चेक करना है कि आपने सही आंसर दिया, और जहाँ पे आप अटके हो उस चीज़ को मार्क कर लेना है, उस चीज़ को ऐसे मार्क कर लेना है कि यहाँ पे मैं भूल गया था कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स तो ग्रीन कलर के होते हैं, ये तो दिमाग में रहा नहीं, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरलाइन कर लेना है कि नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में रहे कि ये चीज़ मैं पहली रिवीजन में भूला था, दूसरी रिवीजन में मुझे ये नहीं भूलना। या दूसरा वे क्या है, आप अंडरलाइंड पॉइंट्स को पढ़ो, अंडरलाइन पॉइंट्स को स्टडी करो। सो मेरी एडवाइस रहेगी, आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपकी कईयों को याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि आप पहले क्वेश्चन देखो, आपने पहली बार पढ़ा, अंडरलाइन किया, क्वेश्चंस देखो, आंसर देखो, एंड आपकी मेमोरी अच्छी है तो ईजी हो जाएगा। कई बेचारों का मेरे जैसा हाल होता है, मेमोरी अच्छी नहीं होती, तो आप क्या करो, पहले अंडरलाइन कर लिए पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपने साइड पे लिखे हुए हैं, साथ साथ में आप एक बारी फिर नेक्स्ट वीक 7 दिन के अंदर अंदर उस इंफॉर्मेशन को फिर से रीड आउट कर लो एक बारी, ठीक है। एक बारी फिर से आपने उस इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर लिया, जब चैप्टर सारा खत्म हो गया, आपने एक बारी फिर से उसको एक बारी जल्दी जल्दी रीडिंग दे दी, उसके बाद आप फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर से आप क्वेश्चंस उठाओ, फिर आप अपने आप को आंसर देना शुरू करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा नहीं, बढ़ेगा ही। चलो ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपकी मेमोरी वीक है, क्वेश्चन उठाए एक भी नहीं आ रहा और डिप्रेस होकर साइड पे रख दिया, वो काम मत करना, ठीक है। अगर मेमोरी पता है, हमें पता ही होता है कि हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग बनती जाएगी दिन ब दिन। ओके, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ये पॉइंट स्किप कर दिया करोगे, सीधा यहाँ से चलना शुरू कर दोगे, आएगा विद प्रैक्टिस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज,
मार्क दी पॉइंट्स यू आर अनेबल टू रिकॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो जो चीज़ें याद नहीं आ रही, जहाँ जहाँ सपोज कर लो अटक जाते हो हमेशा, फेरस सल्फेट का रिएक्शन कभी भी याद नहीं रहता, तो क्या करें, क्या किया जा सकता है? ठीक है, उसको ना एक बारी वहाँ पे रेड पेन ले लो एक, ठीक है, एक अपना मार्क रख लो कि इस कलर के पेन से अगर मैंने अंडरलाइन किया ना, मतलब यहाँ पे मैं अटकता हूँ, तो आप क्या कर लो, रेड पेन एक ले लो, रेड पेन से उसको मार्क करना शुरू कर दो कि यहाँ पे हम अटके थे। तो आपको पेपर, जब आप एग्जाम के टाइम पे उस चीज़ को याद कर रहे होगे ना, उस चीज़ को देख रहे होगे, तो आपको पता होगा ये चीज़ें मैं एक्चुअल में अटका था, ताकि आप क्योंकि जब आप स्ट्रेस में हो ना एग्जाम के बीच में, तो आप वही चीज़ें भूलोगे जिसमें आप ऑलरेडी अटकते थे। अगर आप वही चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप अटकोगे कहाँ से? ठीक है, सो ये चीज़ आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। ठीक है, एक इंसान को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाते हो। तो प्रैक्टिस आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही करनी है, चाहे वो क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो, ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले कर लेने हैं। फिर आपके जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं, जो आपने साइड पे एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी खुद, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं ना, मैं गारंटी देती हूँ आपको फिर सब कुछ आता है। वो पेपर आप अच्छे से क्रैक कर ही जाओगे, बहुत अच्छे परसेंटेज से आप पास होगे, बहुत अच्छे परसेंटेज से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस थिंग। तो हैंड रिटन नोट्स की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। आपने ये सारा चैप्टर रीड आउट कर लिया, क्वेश्चंस भी हो गए, सब कुछ हो गया। नाउ अभी दोबारा आपको सिरदर्दी ना करनी पड़े उस बुक को। देखो, आप ना अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके ना याद करो कि आपने अभी, मैंने यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे अंडरलाइन किया था। आपको फिर भी थोड़ी सी मुश्किल आएगी, ठीक है, जब हम आंखें बंद करते हैं आपको मुश्किल आएगी कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें भी थी, राइट। तो अगर आप सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक हैंड रिटन नोट्स में लिख लेते हो ना, तो आपके दिमाग में वो जो पिक्चर बनती है वहाँ पे हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कैप्चर कर लेते हो उस चीज़ को, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस वजह से मैं फोकस करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ या कहीं से हैंड रिटन नोट्स अरेंज करो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो बच्चा, हैंड रिटन नोट्स कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। ये मैंने ही बनाए हैं हैंड रिटन नोट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स ये एनसीईआरटी से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अभी मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही जगह पे आके लिख दिए। आपकी एनसीईआरटी के 2-3 पेजेस को मैंने एक जगह पे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी आपके लिए जितना कम एरिया उतनी इंफॉर्मेशन याद करनी ईजी है, जितना ज़्यादा एरिया और अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स आप एनसीईआरटी को ही याद करने की कोशिश करोगे तो उसमें अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स भी हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको साइड पे रखना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को कंप्रेस कर देते हो, कंप्रेस करके चीज़ें ईजिली आपको याद रहती है, ठीक है। इस वजह से आपको इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने चीज़ें सुंदर लगे उस वजह से बॉक्स में इसको डाला हुआ है, तो कि पढ़ने का मन भी करे, ठीक है। आप कलरफुल चीज़ें यूज़ करते हो तो आपका मन करता है कि चलो यार पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में भी मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के नोट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे रिड्यूस्ड एंड, मेरे को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है उसमें, एंड रिड्यूसिंग एजेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली उस चीज़ को हाईलाइट करा है। हालांकि पूरा का पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने सारे पेज पे हाईलाइटर नहीं मारा हुआ, ठीक है। मैंने जो जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि मेरे को दिक्कत आती थी तो शायद बच्चों को भी दिक्कत आए, तो मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर रही हूँ। हो सकता है आपको किसी और चीज़ में दिक्कत आए तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करो, ठीक है। जो चीज़ आप भूल रहे हो उस चीज़ को हाईलाइट करो। इसमें जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने लिखना है इंपॉर्टेंट, तो मैं इंपॉर्टेंट टिक कर दिया, राइट। तो यहाँ पे एक छोटे से पेज पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, रिकॉल करना वेरी वेरी ईजी हो जाता है आपके लिए, राइट। इस तरीके से ट्रिक्स आपके, जैसे कोई भी ट्रिक है, LOAN, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव आयन, तो इन चीज़ों को भी याद करना आपके लिए ईजी हो जाता है अगर आप इस तरीके से सुंदर से नोट्स बनाते हो, ठीक है। तो मेरा, जब मैं आपको हैंड रिटन नोट्स कहती हूँ ना, तो मैं आपको ये चीज़ बोल रही होती हूँ कि आपको इस तरीके से बनाना है ताकि उस नोट्स में आपको अपनापन दिखे, राइट, और उन नोट्स को पढ़ने का आपका मन करे।
तो पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है बच्चा इस वीडियो का कि एनसीईआरटी उठानी है, पहले आपको टीचर से, कोई भी टीचर से समझना है उस चैप्टर को। आफ्टर दैट आपको नोट्स पे जाना है या एनसीईआरटी पे जाना है। अगर आप एनसीईआरटी पे जा रहे हो उसको पहले अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, उसके बाद जब आप रिवीजन करते हो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को क्वेश्चंस फॉर्म में आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है ये सारी चीज़ें की। एट एंड ऑफ द डे आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे। उन हैंड रिटन नोट्स को आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब स्टडी करते हो, उन क्वेश्चंस को जब आप स्टडी करते हो, ऑलरेडी आपने वो चीज़ें करी होती हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, राइट। और बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको दिक्कत आती है, जिसमें आपको लगता है कि मैम ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हम कैसे करें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं उसको भी ईजी करके आपके लिए सामने लेके आ सकूं। एंड थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।